दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम साथियों को, अंगारा परिवार के तमाम सदस्यों को, अंगारा कम्युनिटी के तमाम मेंबरान को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम, मेरा नमस्कार। मेरे साथियों, भारत और पाकिस्तान एक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। देर सबेर किस पल कब आपस में हमारी गोलाबारी शुरू हो जाए हमें नहीं पता, लेकिन वो बहुत नजदीक है, ये हमें पता है। आज भारत उस स्थिति में है कि वो बहुत आराम से पूरी दुनिया को ललकार सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान उस स्थिति में है? वो पाकिस्तान जहां पर 400 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका है, वो पाकिस्तान जहां 350 रुपए किलो आटा बिक रहा है, क्या एक ओवर इन्फ्लेटेड इकोनॉमी एक वॉर को स्पॉन्सर कर पाएगी? पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं? इन सारी चीज़ों में हमने भारत के ऊपर बहुत सारी बातचीत कर ली है, और कि भारत के अंदर क्या हालात है वो हमारी आँखों के सामने है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं? पानी बंद करने के बाद पाकिस्तान के लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? बहुत जल्दी ही कराची की जो पोर्ट है, उसको भारत बंद करने जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल होगा? क्या जो पाकिस्तान के लोग स्मैक के टीके लगा-लगा कर बेहोश हैं, क्या उनकी नींद खुली है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक सुंदर लड़की अरीशा बब्बर, जो खुद पाकिस्तान से हैं। और मैं इनकी बहादुरी को, मैं इनकी हिम्मत को, मैं इनके जज्बे को, मैं इनकी ताकत को प्रणाम करता हूँ, मैं इनकी ताकत को सलाम करता हूँ कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में से चंद लोग हैं जो सच बोलने की ताकत रखते हैं, सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। उन चंद लोगों में से जो शीर्ष पर बैठी हैं, उन चंद लोगों में से जो सबसे ऊपर बैठी हैं, वो है अरीशा बब्बर जी। अरीशा बब्बर जी, तमाम दैनिक अंगारा के अंगारे आपका स्वागत करते हैं, और आप भी पाकिस्तान के अंदर हमारे अंगारे ही हैं। आप सच को सच कहने की हिम्मत रखने वाले हमारे अंगारे हैं। आपने सारी चीजें जान ली होंगी अब तक कि किस तरह से जी, बिल्कुल। पहलगांव में इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदू लोगों का नरसंहार किया, और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो कलमा, और जिसने कलमा पढ़ दिया, उस कलमा पढ़ने के बाद उनकी निक्कर निकलवा के चेक किया गया कि इन्होंने खतना करवा रखा है या नहीं करवा रखा है। और जब उनका खतना नहीं मिला तो उनको भी वहीं पे मार दिया गया। पूरे भारत के अंदर आक्रोश है, भयंकर आक्रोश है। और ये वो पल है जब पूरा भारत एक साथ खड़ा है। पक्ष और विपक्ष हर आदमी कह रहा है कि चलो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई शुरू करो। और पूरी दुनिया के जितने देश हैं, आप अमेरिका की बात कीजिए, आप पुतिन की बात कीजिए, आप बीबी यानी कि नेतन्याहू की बात कीजिए, आप फ्रांस की बात कीजिए, आप इटली की बात कीजिए, आप किसी भी देश की बात कीजिए, वो देश कह रहा है कि हर परिस्थिति में हम भारत के साथ खड़े हैं। और मोदी जी ने पब्लिक रैली में ये घोषणा की है कि आतंकवाद के हर हर सिपह सालार को, हर सिंपैथाइजर को मिट्टी में मिला देंगे। और ये मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। पहले तो मैं आपके इस बारे में स्टेटमेंट चाहूंगा कि इस सारे के सारे वाक्य के ऊपर आपके क्या विचार हैं? जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया आपका चैनल जॉइन करने का, शो में आने का, और मैं नमस्कार कहूँगी आपको भी और तमाम जो ऑडियंस देख रही है उसको। अच्छा, इस हवाले से मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा, मैं अफ़सोसनाक। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। हमारी ऑडियंस नहीं है, हमारे अंगारे हैं। हमें ऑडियंस नहीं देखती, हमें अंगारे ही देखते हैं। जी, जी, मैं तमाम जो अंगारे हमें देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार कहना चाहूँगी। और मैं इस हवाले से कहना चाहूँगी, बहुत ही अफ़सोसनाक और डिस्टर्बिंग किस्म का ये वाक़या है कि निहत्थे लोग, जो बेचारे टूरिस्ट थे, वहाँ एन्जॉय करने गए अपनी फ़ैमिली के साथ। आपने देखा होगा, एक तो बिल्कुल नौबेहता जोड़ा था, जिनकी कुछ दिन कबल ही शादी हुई थी, वो वहाँ गए और उनको मारा गया, उनको निशाना बनाया गया। किस वजह से? सिर्फ़ इस वजह से कि वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। मैं अपना चैनल चलाती हूँ और मैं उसमें अक्सर बताती रहती हूँ इस्लाम की हकीकत। लेकिन ये एक वाक़या ही लोगों को समझने के लिए, उनको ये बताने के लिए काफ़ी है कि कहा कहते हैं ना कि जो दहशतगर्द हैं, उनका कोई मज़हब नहीं होता। लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों निकलता है? ये कैसा अजीब इत्तेफ़ाक है। आप इंडिया में देख लो जो दहशतगर्दी का वाक़या हो, आप वेस्ट में देख लो जो भी दहशतगर्दी का वाक़या हो, हमेशा मुसलमान ही क्यों हैं? तो उनको खुद सोचना चाहिए उनकी आइडियोलॉजी में ऐसा क्या है? और ये बड़ा ही मैं कहूँगी अफ़सोसनाक और अ, दिल दहला देने वाला वाक़या है कि 26 लोगों को और पूरे घर उजाड़ दिए गए और औरतों को विधवा कर दिया गया।
और आपको याद होगा कि उनमें एक खातून थी जिनके हस्बैंड को मारा गया, उन्होंने कहा कि भई मुझे भी मार दो, जो हाँ विधवा हो गई थी। तो उनको आगे से सुनने को मिलता है कि जी मोदी से जाके बात करो, मोदी से जाके पूछो। तो इससे पता चलता है कि उनकी पीछे क्या नियत थी। ठीक है, एक तो उनसे ये देखा नहीं जा रहा था कि जो इंडिया फल-फूल रहा है, उसकी इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है। इससे जो अटैक हुआ है ना, इससे आपको यही सोचना चाहिए कि इसका किसको फ़ायदा है, किन लोगों को फ़ायदा है। ठीक है, इससे क्या चीज़ें अफ़ेक्ट होती हैं। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ठीक है, आपने जो हिंदू कम्युनिटी जो मेजॉरिटी इंडिया की, उसमें आपने खौफ-ओ-हिरास फैला दिया। ठीक है, फिर आपका एक मकसद था कि जी कश्मीर का जो टूरिज़्म है, वो अफेक्ट होगा इस चीज से। जाहिर सी बात है, कितने लोग होंगे जिन्होंने प्लान बनाया होगा जो अब वो प्लान कैंसिल कर देंगे, और इंडिया का ओवरऑल एक इमेज दुनिया की तरफ अच्छा जा रहा है। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया आना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टूरिज्म लोग ज्यादा इंडिया में करते हैं। आप कभी देखा करें, जो गोरे भी हैं, अगर उनको कभी होता है ना इंडियन कल्चर के पास जाने का या उसको समझने का मौका उनको चाहिए होता है, तो वो इंडिया को प्रेफर करते हैं। क्योंकि इंडिया की इमेज उस तरह की नहीं है कि वहां टेररिज्म हो रहा है, वहां दहशतगर्दी हो रही है, पुरअमन मुल्क है। लेकिन ये भी एक हमला जो किया गया, उसका पीछे ये भी मकसद है कि टूरिज्म इफेक्ट हो, इंडिया की ओवरऑल इमेज इफेक्ट हो, दोबारा इकोनॉमी खराब हो, और एक ओवरऑल जो एक अच्छा इमेज बना हुआ है कि हर कोई इंडिया का साथी बन रहा है, बड़ा देश, वो लोग पीछे हटना शुरू करें। ये सारे ये सारे इसके पीछे मकासद थे। तो मेरा यही ख्याल है कि ये बहुत गलत किया गया है, और वही जो कहा जाता है हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई जाती है पड़ोसी मुल्क में भी, और विद इन इंडिया जो मुसलमान है वो भी, तो ये उसी का ही किया धरा है। जब आप इतनी नफरत पालोगे तो फिर इसी तरह की आप काम करोगे, कर्म करोगे, और फिर उसका नतीजा भी देखने को मिलता है। फिर इस्लामोफोबिया हो जाता है, जब उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस जब इनको उठाने पड़ते हैं ना ऐसी हरकतों के, फिर ये कहते हैं कि जी हम विक्टिम बन जाते हैं। तो आप ऐसे काम करते ही क्यों हो? आपकी पूरी हिस्ट्री रही है कि आपने हमेशा दूसरों पे पहल की है अटैक करने, और उसके पीछे यही जिहाद मकसद होता है। फोर्स्ड कन्वर्जन्स कराना, जिहाद करना, इस्लाम फैलाना, बस अपना। और आपका क्या, आपकी क्या, मुझे नहीं समझ आती आपके मजहब में ऐसा क्या अच्छा है। पहली बात तो जो आप लोग हरकतें कर रहे हो उसको देख के कौन मुसलमान होगा, लेकिन जोर जबरदस्ती से लोगों को मुसलमान बनाना, ये ही आप लोगों का काम रहा है। फिर आप कहते हो कोई बुरा भला कहता है इस्लाम को, हम तो एक्सपोज करते हैं दिन रात। मैंने तो कल भी वीडियो डाली पूरी, इनकी 100 से ज्यादा कुरान में आयतें हैं जहां हुक्म दिया गया कि आपने काफिरों को मारना है। आप देखिए ना, कोई और आपको ऐसा मजहब नहीं मिलेगा जहां काफिर की टर्म यूज की गई हो। आपने कभी सुना कोई हिंदू कहे कि भाई मैं हिंदू हूँ, बाकी सारे नॉन हिंदूज हैं? कोई इस नहीं तरह डिवाइड नहीं करता लोगों को। मुस्लिम है मुस्लिम, नॉन मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम कंट्री। और ये जो एक उनके अंदर क्या कहते हैं, एक जो भरा रहता है कि हमने मुस्लिम कंट्री बनाना है, ये आप देखोगे और मजाहिब के लोगों में ऐसा पागलपन नहीं है। लोग यहाँ क्रिश्चियन मेजोरिटी, सबसे ज्यादा जो है मजहब, वो क्रिश्चियनिटी है। लेकिन उनके भी जो कंट्रीज हैं वो उनको सेकुलर रखते हैं कि सबके लिए एक जैसा कानून। तो मुसलमान जो देश है वो क्यों चाहते हैं कि हम अपना शरिया के ऊपर बनाएं मुल्क, और उसमें हम डोमिनेट करें और बाकियों का जीना हराम करें? आप जितने देखोगे मुस्लिम कंट्री, वहां माइनॉरिटी नहीं रह पाती, वहां औरतें भी सुखी नहीं है, माइनॉरिटी भी सुखी नहीं। और ये जिस देश में जाते, सेकुलर देश में, जब माइनॉरिटी में होते हैं तो जी हम तो सेकुलर हैं, वही ऐसे ही होना चाहिए, अमन रहेगी। वो जैसे ही थोड़ा सा ग्रो करने लगते हैं, जी हमें शरिया चाहिए, हमें डोमिनेट करना है। तो ये इनकी एक तरीका बन चुका है। और अगर आप कुरान भी देखो ना, लोग बड़ा चीजें अपलोड करते हैं। अभी एक पता नहीं कोई इंडियन सिंगर भी थे, उन्होंने इस तरह से डाल दिया कि नहीं इसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका मजहब से ही ताल्लुक है। आप कुरान भी पढ़ो ना, हमारे यहाँ असल में होता है, ये जो नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं ना कुरानी आयात, वो उसमें से एक दो उठा लेते हैं कि भाई इसमें तो भाई एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है। उसके आगे ही लिखा हुआ है कि जब आप रहमत के महीने गुजर जाए तो आप पकड़ो काफिरों को, आप उनकी ताक में रहो, उनको ढूंढते रहो, जैसे ही उनको आपको मिल जाए आप उनको पकड़ो, उनको मारो, उनको कबूल कराओ इस्लाम। तो वो उन पे जाहिर बात है उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि आई हूँ मुस्लिम घराने से, मुझे इस्लाम का सब पता है। तो इस्लाम में तो मक्की और मदनी आयत होती हैं, और वो भी इसी हिसाब से होती है जैसे आजकल है ना, तो तरीकेकार मुसलमानों का कि जब मेजोरिटी में आएंगे, पावर में आएंगे, तो अगले को ह्यूमिलिएट करेंगे, अगले को बिल्कुल प्रोसिक्यूट करना है, माइनॉरिटीज को, काफिरों को। तो यही रवैया रहता था रसूलुल्लाह का भी, और उस जमाने में जो इस्लाम था अरबों का, उसमें भी यही होता था। जब कम तादाद में होते थे, जब ज्यादा मुसलमान नहीं होते थे, तो जी हम सबसे बना के रखेंगे, जो वहां के पेगन है उनसे हम बना के रखेंगे, और जैसे ही पावर में आए, चलो भाई गर्दनें काटो, चलो भाई तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाओ, यही चलता था। जो सलमान रुश्दी था, उसकी किताब थी सैटानिक वर्सेस, उसमें यही हम्म था। उसमें क्या था कि जब रसूलुल्लाह पावरफुल नहीं थे ना, तो वो चाहते थे सबसे बना के रखे।
तो उस ज़माने में भी जो पॉलीथियस्ट होते थे, जो बुतों को पूजते थे, तो उनसे जाके उन्होंने दोस्ती कर ली और फिर खुद ही कुरान की आयतें निकाली कि भई लात और मनात की भी तुम लोग पूजा किया करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे खुदा, उनके लिए उनके खुदा, मतलब सब मिलके। और ये बाकायदा इसकी पूरी हिस्ट्री है और ये आपको सीरत जो नबवी है, जो उनकी रसूलुल्लाह की हिस्ट्री है, उसी से आपको ये पूरे वाक़यात मिलेंगे कि बाकायदा रसूलुल्लाह ने और उनके जो साथी थे, उन्होंने मिल के जो उस ज़माने के जो बुत पूजते थे लोग, उनके साथ मिल के इबादत की थी। उनके साथ नमाज़ भी पढ़ते थे, एक ही टाइम पे नमाज़ भी चल रही है, साथ बुतों की पूजा भी चल रही है। क्यों? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना इस्लाम। उस टाइम पे इनको पता था हम गलबा नहीं हासिल कर सकते। अभी हम माइनॉरिटी है, अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, माली वसाइल नहीं है। फिर जैसे ही मदीना गए, माली वसाइल आए, चीज़ें आई, तो जी उन्होंने वो आयतें ही हटा दी कुरान में से। और फिर कहते हैं कि नहीं ये तो मुझे शैतान ने बहका दिया था, तो ये लात, मनात और ये सारी देवियों का ज़िक्र है, वरना तो कोई नहीं, हम लोग तो सिर्फ़ एक खुदा को पूजे। तो ये और इसी चीज़ को एक्सपोज़ किया था सलमान रुश्दी ने अपनी किताब में। तो ये इनकी हिस्ट्री रही है और ये अभी समझने कि मुसलमान उन्हीं ज़ाहिर-सी रसूलुल्लाह को तो वो मानते हैं, उनके फॉलोवर हैं, उन्हीं के हिसाब से वो चलते हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है पहले से नॉन मुस्लिम्स को। जी, जी। एक पाकिस्तान के अंदर क्या इस टाइम पे माहौल है? क्या पाकिस्तान को सच में लगता है कि उनके देश के पास पाकिस्तानियों को कि उनके देश के पास सचमुच में एक परमाणु बम है? और क्या उनको ये नहीं लग रहा है कि ऑलरेडी एक ओवर इन्फ्लेटेड यानी महंगाई से जूझ रही एक अर्थव्यवस्था के और मुश्किल दिन आएँगे? देखिए, सिंधु नजी नदी समझौता पहली बार इतिहास में रद्द हुआ है। इससे पहले हुँ, कभी भी हिंदुओं ने पानी नहीं रोका था, अब हिंदुओं ने पानी रोक दिया। और ये हुँ, पानी रोका जा सकता है। बहुत सारे लोग मेरे से भी कह रहे थे कि पानी कैसे रोक दोगे? भाई रोक देंगे। वो कह रहे हैं कि फिर बाँध के ऊपर से जाने पानी लग जाएगा, फिर कैसे रोकोगे? फिर सारा पानी एक साथ खोल देंगे। फिर जो 20 दिन में हमने पानी रोका है वो 2 घंटे में सारा खोल देंगे। तो 2 घंटे हुँ, वाले पानी को आप इरिगेशन में यूज़ नहीं कर पाओगे। इसका हुँ, असर अभी दिखाई नहीं देगा। इसका असर आपको अगली फसल पे दिखाई देगा। क्योंकि अभी तो आपने गेहूँ काट लिया है आपका। तो गेहूँ कट चुका है, आपकी व्हीट की जो फसल थी वो आ चुकी है। लेकिन नेक्स्ट फसल जब आपको पैडी की फसल लेनी होगी, तो पैडी की हुँ, फसल आप नहीं ले पाओगे क्योंकि पैडी की फसल के लिए आपके पास पानी नहीं होगा। जैसे ही भारत 20 दिन का पानी स्टोर करेगा, वो एक साथ खोल देगा सारे पानी को। हुँ। वो 20 दिन का पानी 2 घंटे में फ्लैश फ्लड की तरह आकर बह जाएगा। तो क्या पाकिस्तान के जो देखिए कर मौलवी रहे हैं, कर इस्लाम के लोग रहे हैं। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आम पाकिस्तानी है, क्या वो इनका पूरा का पूरा समर्थन कर रहा है? कि ठीक है, बढ़िया है, हिंदू मार दिए, बहुत अच्छा है। या सिर्फ़ वो पाकिस्तानी जो धर्म इसके मज़हब के नाम के स्मैक के टिक्के लगाकर पड़ा हुआ है, वही इनका समर्थन कर रहा है? दूसरा, क्या इनको सच में लगता है इनके पास परमाणु बम है? अच्छा देखिए, इसमें एक तो पहली बात ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, उसमें भी अलग-अलग विचार के लोग हैं। कुछ आपको दिखेगा जो ज़्यादा इस्लाम को नहीं मानते, ठीक है? वो तो इस मामले में दुखी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, लेकिन इनकी मुनाफ़्क़त नज़र आती है। मुनाफ़्क़त इस तरह नज़र आती है कि वो दिन-रात बैठ के मैंने खुद बहुत से ऐसे लोग देखे मेरे अपने फ्रेंड लिस्ट में, वो फ़लस्तीन का रोना रो रहे थे कल तक। अब ये जब से अटैक हुआ है कश्मीर का, ठीक है? उसके बाद बिल्कुल चुप हुए हैं। तो आप शेयर करो ना, आप कश्मीर के लिए भी अपनी कंडोलेंस। तो अब मेरे जो लिबरल दोस्त हैं, जो पाकिस्तान बैठे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका इस्लाम से इतना लेना-देना नहीं, कुछ तो छोड़ चुके हैं इस्लाम, ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम हैं, उनके अंदर एक ये चीज़ है कि हमें सिर्फ़ परवाह होनी चाहिए मुसलमानों की जान की, इसीलिए उनका दिल धड़कता है सिर्फ़ फ़लस्तीन के लोगों के लिए। उनको नहीं परवाह होती कि क्या हो रहा है, और हो सकता है कहीं उनके दिमाग में ये होता हो कि भई तो काफ़िर है, इनकी तो जान की ज़्यादा अहमियत नहीं है। एक इस तरह की भी है, माइंडसेट है लोगों का, पाकिस्तानी को, सबका नहीं, लेकिन जो है मज़हबी उनका है इस तरह का माइंडसेट कि उनको ज़्यादा नहीं परवाह होती। अच्छा, फिर उनका एक मसला है कि वो डिनायल में रहते हैं। उनका दिमाग ऐसा खराब है क्योंकि वो अपनी हालत देखते रहते हैं ना पाकिस्तान की। हमारे यहाँ तो कोई धमाका हो जाए, 200 लोग भी मर जाएँ, 1000 भी मर जाएँ, कोई पूछने वाला नहीं होता। जैसे अब आपके यहाँ एक टूरिस्ट पे अटैक हुआ, ठीक है? 26 लोगों का जान गई, तो फ़ौरन मोदी साहब ने अपना कैंसल किया ट्रिप और वो वापस आए, उन्होंने आके फिर लोगों को अपना भाषण दिया, उनके साथ तो मतलब हमदर्दी जताई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बड़े से बड़ा अटैक हो जाए, पारा-चनार में कितने अरसे से चल रहा है जेनोसाइड, कोई बात ही नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म बात नहीं करता, कोई सियासतदान बात नहीं करता। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, उनको बड़ा अजीब-सा लगता है कि ये भई इतना अटैक हुआ, 26 लोग मरे, इसको इतना हवा बना लिया। फिर ये लोग डिनायल में इतने हैं पाकिस्तानी कि इनको ये लगता है कि ये तो प्लांटेड है सब। वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये मोदी ने खुद करवाया ताकि अगले इलेक्शन में वो जीते। क्योंकि पाकिस्तान लेकिन में ये हरकतें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन तो ये काम देखते हैं हम। 2029 में है ना हमारे यहाँ तो। इलेक्शन में तो 4 साल बाकी हैं हमारे। यही तो, वो अच्छा, 4 साल परमाणु बाद बम को लेके क्या मानना है पाकिस्तान के लोगों का? क्या चीज़?
परमाणु बम को लेके, मतलब उनको क्या लगता हाँ, है वो कि मानते पाकिस्तान। हैं, उनको लगता है हमारे पास है न्यूक्लियर पावर और वो इसीलिए सीरियसली नहीं ले रहे। मैं बता रही हूँ ना, वो मीम्स बन रही हैं, इस टाइम पे मीम बन रही हैं कि भई हमारा पानी रोक देंगे, ओहो अच्छा, हम तो सब्जी बना रहे थे, ओ पानी रुक गया। वो मतलब मीम्स बना रहे हैं इस पे। मतलब उसको थ्रेट नहीं ले रहे कि ये कुछ सीरियस, या तो वो ज़ाहिर-सी-बात है हालात ऐसे देखे पाकिस्तान ने वैसे भी कभी नहीं देखा ना। एक सुकून। तो उन बेचारों को या तो आदत हो गई है कि इसको फनी वे में ही लिया जाए कि भाई और कितने हालात बिगड़ेंगे, पहले ही बिगड़े हुए हैं। एक तो ये भी बात है। ठीक है, फिर उनको दूसरा ये कि उनको ये है, उनको मतलब इस चीज़ का थोड़ा घमंड है कि हम न्यूक्लियर पावर है। तो उनको ये लगता है कि भाई इंडिया अटैक नहीं करने वाला, बस पानी-वानी बंद करेगा। और आपको मैं बताती हूँ कि पानी बंद करने को ये जो ट्रिटरी जो ये सारा कुछ हुआ है कैंसल, सब कुछ, तो इस पे भी ये लोग इतने पागल हैं कि ये लोग इसको कोई बड़ा इश्यू नहीं ले रहे। मैंने लोगों को ये बातें करते हुए, पोस्ट डालते हुए देखा है कि हाँ बस पानी बंद करना था, इतनी हिम्मत थी, जंग नहीं करेंगे क्या? तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो फिर अच्छा, फिर कहते हैं ये तो ड्रामा था। ये सारा ड्रामा था, पानी तो ये बंद कर ही नहीं सकते, यूनिलेटरली कौन सी कैंसिल होती है डील, और ये सारा कुछ, ये तो कुछ कर नहीं सकते, और ये सब ड्रामा है, कुछ अरसा ड्रामा चलेगा, सही हो जाएगा। ये इन्होंने खुद किया है, ये इनका प्लांटेड है, और इन्होंने जो है ना लोगों को वोट लेने के लिए कश्मीर में पता नहीं क्या, खुद से मतलब डिनाइल में। और ये बड़ा मसला है, ये जितनी भी पाकिस्तानी कौम है, स्पेशली इनका और मुसलमानों का ओवरऑल, ओवरऑल ये मसला है कि वो डिनाइल में रहते हैं, अपनी गलतियां नहीं मानते। क्योंकि इनको साबित भी तो यही करना है ना कि अमन का दीन है। वो अगर मान लें कि ये कश्मीर अटैक जिहादियों ने कराया है, या हम लोगों ने, या मुसलमानों ने करा है, तो फिर उनको यही हो जाएगा कि भाई फिर इनको करना पड़ेगा। लोग जब आर्ग्यूमेंट करेंगे तो मानेंगे, तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि भाई अब हम क्या करें, हमारा तो दीन ही ऐसा, ये जिहादी पैदा कर रहे हैं, हम क्या करें। अब वो भी इनको मानना नहीं होता ना, तो ये टोटल डिनाइल, टोटल, ये मसला है। अच्छा, इनको नहीं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे को अगर मैं छोड़ दूं, तो पाकिस्तान के बाकी तीनों के तीनों सूबे जो हैं वो इस टाइम पर कहीं ना कहीं बगावत की आग में झुलस रहे। अब क्या हुँ, हाल है, सिंध का क्या हाल है, बलूचिस्तान का क्या हाल है? अगर कल को परसों को जंग छिड़ जाती है, तो क्या हुँ, पाकिस्तान भी अंदर से कमजोर नहीं है इस टाइम पे? बलूचिस्तानियों के लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, वो तो उस साइड से एक और वही तो, जंग छेड़ देंगे। बीएलए जो वो है, बीएलए अपनी लड़ाई छेड़ देगी, यहाँ से वजीरिस्तान वाले अपनी लड़ाई छेड़ देंगे। तो पाकिस्तान कितने मोर्चों पर लड़ाई लड़ेगा? इससे पहले जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, उन सारे के सारे मामलात में पाकिस्तान अंदर से मजबूत रहा है। तो इस टाइम पर क्या बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ हैं, या सिंध के लोग कह रहे हैं कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ हैं, या वहां पर बीएलए की ही आवाजें हावी हैं, या वहां पर वो लोग आज भी कह रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान तो सिर्फ पंजाब है? मैं ज़्यादा बोलूँ ना तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, मतलब सपोर्ट में यूनाइटेड नहीं है। और मुझे कभी-कभी ये लगता है कि शायद ये सारा कुछ हुआ है तो सोचा ये जा रहा था यूनाइटेड हो जाएँगे। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, कोई इतना ज़्यादा है। क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं पाकिस्तान के हालात से, उनको पॉलिटिकली कोई उम्मीद नहीं है किसी चीज़ की, तो ये सब है। हाँ, लेकिन एक डिनायल है उनमें कि वो सीरियस ही नहीं ले रहे चीज़ों को ना, मतलब उनको ये लग रहा है कि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, तो गलती तो कभी नहीं करेगा। इंडिया ऐसे अटैक करे, कर भी दिया तो क्या होगा, थोड़ा-सा एलओसी पे होगा हंगामा ये सब, और फिर बात खत्म। ये है पंजाब मामला। के पंजाब के लोगों के बारे में एक नफरत है पूरे के पूरे पाकिस्तान में। हुँ, और ये भी जो ये बर्बर हिंदुओं का नरसंहार जो किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं पंजाब से ही स्पॉन्सर्ड है। तो क्या ये नहीं लगता कि बढ़ती हुई महंगाई, अब महंगाई और बढ़ने वाली है पाकिस्तान के अंदर? हुँ। पाकिस्तान में जो आटा आज 300 रुपए का मिल रहा है, यकीन मानिए 2 महीने के अंदर वही आटा आपको 600 रुपए से 700 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान की जो आम जनता है उसकी आंखें तब खुलनी शुरू होंगी। तो क्या उस वक्त पंजाब से जो लोग नफरत कर रहे हैं आज, वो नफरत बढ़ नहीं जाएगी? दूसरा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ने डुरूंड लाइन के ऊपर एक्शन शुरू कर दिया है, और अफगानिस्तान खुद भारत के पक्ष में खड़ा होकर कह रहा है कि ठीक है तुम उस साइड से मारो, मैं इस साइड से मारना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि उसका अपना एक झगड़ा है डुरूंड लाइन का। तो वो जब उस साइड से अटैक कर देगा, पाकिस्तान का सबसे जिगरी अब्बू सऊदी अरब, वो भारत के पक्ष में आके बयान देना शुरू कर चुका है। कुवैत हुँ। भारत के पक्ष में आके बयान देना शुरू कर चुका है। इवन जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भारत के पक्ष में आकर बयान दिए हैं। तो क्या नहीं लगता कि पंजाब के दिन सिमटने वाले हैं? देखिए, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, पर वहाँ भी ना इनकी कुछ अलग ही दिमागी हालत चल रही है। मतलब इनको यही है ना कि न्यूक्लियर वेपन है, जब जंग छिड़ेगी, तो हम फिर शोर मचा देंगे।
कि भई हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है। अभी कल पता नहीं मैंने एक शो देखा, उसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस बंदे ने क्या कहा, लेकिन वो यही बात कर रहा था, वो कह रहा था कि जो रशिया और यूक्रेन की जो जंग शुरू हुई थी, तो उसमें यही थ्रेट था कि न्यूक्लियर वेपन चलेगा ना, तो क्या कहते हैं, तो उसमें ये कहता है रशिया ने यूक्रेन पे हमला जो है ना वो इसीलिए किया था कि भई कि क्या कहते हैं कि अगर भले न्यूक्लियर वेपन चल जाए लेकिन रशिया मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रशिया खत्म, मतलब हम यूक्रेन को भी खत्म कर देंगे। वो तो इस तरह की वो बात कर रहा था कि अगर इंडिया हमला करेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी फिलहाल उस तरह वॉर करने की हिम्मत नहीं है। यहाँ मतलब फ्यूल के लिए भी आपको चीजें, पैसे, ये सब चीजें चाहिए होता है। तो कह रहे थे कि अगर वॉर हुई तो बजाय इसके कि सिर्फ पाकिस्तान हार जाए, हम कोशिश ये करेंगे कि न्यूक्लियर वेपन चला दें, कि अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो कोई और भी ना रहे। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। मैं अपने सारे के यही सारे तो। अंगारा कम्युनिटी के, अंगारा परिवार के सदस्यों को, और जो इस एपिसोड को अरीशा के चैनल के माध्यम से पाकिस्तान में देखेंगे, मैं उन लोगों को भी ये खैरो खबर कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। एक परमाणु हथियार को मेंटेन करने में अरबों डॉलर लगते हैं सालाना। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। और अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम होता तो ईरान भी परमाणु बम बना चुका होता और दुनिया के 50 देशों को पाकिस्तान बेच चुका होता उस परमाणु बम की तकनीकों को। पाकिस्तान के पास कभी परमाणु बम था भी नहीं। पाकिस्तान को वो जो परमाणु बम है वो कुछ वक्त के लिए दे दिया गया था उन लोगों ने जो लोग भारत की बेहतरी नहीं चाहते, यानी कि एक तरह से भारत के दुश्मनों ने। लेकिन आज जियो पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है। आज जो भारत के दुश्मन थे वो आज भारत के दोस्त बन चुके हैं। एक वक्त पर जब 1971 की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका, यही अमेरिका था जिसने अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था पाकिस्तान के समर्थन में। आज वही अमेरिका है, जयपुर के अंदर पाकिस्तान के विरोध में, भारत के समर्थन में उन्होंने जयपुर के अंदर अपनी जंगी जहाजें भेज दी हैं। आज माहौल अलग है। आज वही पुतिन है, वही रशिया है। एक वक्त पर यूएसएसआर हमारे हमेशा साथ रहा है, आज वो और भी मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। चीन को, जिसको अपना सबसे बड़ा रहमतगार मानते हैं पाकिस्तान के लोग, चीन के ऊपर 245% का, 245% का टैक्स लग चुका है, टैरिफ लग चुका है। तो अगर चीन के दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी इस टाइम भारत के पास है, अगर भारत भी चीन के ऊपर टैरिफ लगा देगा तो चीन की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। एक नन्हे से अंडे जैसे पाकिस्तान के लिए चीन इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा भारत के खिलाफ जाने का? हम्म। जबकि चीन ने भी कंडोलेंसेस इसके भेजे हैं और इसको बहुत बड़े तरीके पर चीन ने भी इसका विरोध किया है कि हाँ गलत हुआ है ये, क्योंकि भारत इस टाइम पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है। हम्म। पाकिस्तान की किसी को जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जहां पर भी जाता है, पाकिस्तान वहां भीख मांगने ही जाता है। और पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगने में मशहूर है। अभी 5,000 भिखारी सऊदी अरब ने उनके जहाज में चढ़ा के वापस भेजे हैं। हम्म। आप डिनायल मोड में रहना चाहते हैं, आप रहिए डिनायल मोड में। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, अरीशा की और मेरी भी अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले यही बात हो रही थी कि भारत क्या करेगा। तो अब अगले कुछ देर तक अरीशा मेरे से बातें करेगी और अरीशा मेरे से पूछेगी और मैं बताऊंगा, ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी पता लगे और अरीशा के जो देखने वाले दर्शक हैं उनको भी पता लगे और हमारे अंगारों को भी पता लगे कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के मन में कैसे सवाल है। हाँ, तो अरीशा, अब इस पूरे के पूरे हमारे कार्यक्रम को आप संचालित करेंगे और आप अपने सवाल पूछें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं अब सवालात अगर पूछूँ ना, एक तो पाकिस्तानी है बिल्कुल डिनायल मोड में, ठीक है? और दूसरी बात ये न्यूक्लियर वेपन चलाना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, पाकिस्तान ऐसा क्यों करना चाहेगा? पहली बात ये, आप ठीक है थ्रेट कर सकते हो, थ्रेट कर के पैसे भी ले सकते हो लोगों से, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। तो आप अगले कुछ आने वाले महीनों में आप क्या देखते हैं कि वॉर किस तरफ से शुरू होगी? ठीक है, और क्या-क्या हालात होंगे पाकिस्तान के? क्योंकि वॉर पहले भी जो पाकिस्तान वॉर हुई है पाकिस्तान ने पहल करी। हुँ। हमेशा पाकिस्तान ही पहल करता रहा है और इस बार भी पाकिस्तान ही पहल करेगा। पहला हथगोला पाकिस्तान फेंकेगा, क्योंकि ये लोग हुँ। मोदी को नहीं जानते और मोदी उस एक हथगोले को लेकर पूरी दुनिया में घूम जाएगा कि ये देखो, हुँ। अभी भी यही मार रहे हैं। और वही हालात होंगे जो हालात वर्ल्ड वॉर टू में जापान वर्सेस यूएसए के हुए थे। जापान ने जिस तरह से, जापान ने पर्ल हार्बर अटैक किया था, उसी तरह के एक अटैक को करने के लिए पाकिस्तान के ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि पाकिस्तान खुद अटैक करेगा।
पाकिस्तान को अब ये ना ये लग रहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है यार, इससे क्या होगा? पानी तो बंद हुआ है क्योंकि आज का पानी है घर में, कल का पानी भी उनको लग रहा है घर में है, 1 हफ्ते बाद का पानी भी उनको लग रहा है घर में है, लेकिन वो 1 महीने बाद का पानी नहीं देख पा रहे कि महीने, 1.5 महीने बाद का पानी को कहाँ से लाओगे? दूसरा, भारत की तरफ से 2 न्यूक्लियर वेसल्स हमारी, 2 न्यूक्लियर सबमरीन हमारी इस टाइम पर अननोन लोकेशंस पर जा चुकी हैं। बहुत जल्दी ही हम देखेंगे कि कराची की जो बंदरगाह है, उसको घेर लिया जाएगा और कराची की बंदरगाह से व्यापार नहीं होने दिया जाएगा। जब कराची की बंदरगाह पर ना कुछ उतरेगा और ना कुछ चढ़ेगा, तो पाकिस्तान के अंदर के हालात बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे और पाकिस्तान की जनता अंदर से इस सेना के खिलाफ लड़ना शुरू करेगी। सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोगों को जो पाकिस्तान इज़ पंजाब, पंजाब इज़ पाकिस्तान बेसिकली। पंजाब इज़ नॉट मोर देन पाकिस्तान इज़ नॉट मोर देन पंजाब। जो पंजाब है वही पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान है वही पंजाब है, इसके अलावा पाकिस्तान एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो जब बाहर का सारा जो बाकी का मुल्क बच जाता है, वो देखेगा कि यार मैंने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन भुगत तो मैं भी रहा हूँ ना। जब 600 रुपए लीटर का पेट्रोल मिलेगा, तो भुगत तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के लोग भी रहे हैं, जो बलूचिस्तान प्रोविंस के लोग भी रहे हैं, वजीरिस्तान के लोग भी भुगतेंगे, जितना भी वहां पे जंग, मुल्तान, जितना भी इलाका, वो सब भुगतेंगे। उस टाइम पर वहां की जनता, ये एक ग्रेटर साइकोलॉजिकल वॉर है और इस साइकोलॉजिकल वॉर में पाकिस्तान के लोगों पे, और सिर्फ मैं पाकिस्तानी नहीं कहूंगा, जितने भी इस्लामिक लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो मानता हूं मैं, वो हिंसा करने में बहुत बहुत आगे हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं जानते। वो सिर्फ हिंसा की साइकोलॉजी जानते हैं, वो भूख की साइकोलॉजी नहीं जानते कि जिस टाइम पर भूख लगेगी ना, उस टाइम पर लोग अपने ही देश के खिलाफ कैसे खड़े हो जाते हैं और देश के टुकड़े कैसे हो जाते हैं। मैं पाकिस्तान के मेरे लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगले 1 साल का, अभी आपके यहाँ गेहूं की फसल आई है, जिस भी कीमत पर गेहूं मिल रहा है, जिस भी कीमत पर गेहूं मिल रहा है, अगले 2 साल का गेहूं खरीद के अपने घर में रख लीजिए। आपको गेहूं नहीं मिलने वाला इसके बाद कभी भी। आपके पास इसके बाद कभी भी गेहूं की फसल नहीं आने वाली। आप अपने गेहूं की फसलों को जिस कीमत पर भी मिल रहा है, और ये बात मैं आपको आपका दोस्त बन के नहीं, ये बात मैं आपको इंसानियत के नाते बता रहा हूँ कि गेहूं खरीद लीजिए मेरे पाकिस्तान के लोगों। इस मजहब ने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब ये मजहब आपको भूखा मारेगा। क्यों मुसलमान बने थे तुम लोग? तुम सारे के सारे हिंदू ही थे। तुम लूट का माल खाने के लिए मुसलमान बने, कि मुसलमान बन जाते और लूट का माल खाएंगे, क्योंकि लूट रहे हैं हम, आसानी से लूट रहे हैं, तो जितना लुटेरा था तुम उन लुटेरों के साथ खड़े हो गए। पाप का घड़ा भर गया है दोस्तों, और पाप का घड़ा एक दिन भर कर फूटता ही फूटता है। ये पाप का घड़ा फूटेगा और इस पाप के घड़े के फूटने के बाद भयंकर रूप से कभी सूखा और कभी बाढ़ पाकिस्तान का जीना बेहाल कर देंगी। मैं उन सारे के सारे मेरे जो साथी, लिबरल साथी, एक्स मुस्लिम साथी पाकिस्तान में है, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि गेहूं खरीद लो, आटे के चक्कर में मत पड़ना। आज अगर तुम गेहूं खरीद लोगे, तो तुम अगले 2 साल का गेहूं अपना कैलकुलेट करके आज खरीद लो, तो तुम बच सकते हो। वरना पाकिस्तान के अंदर इंसान इंसान, पाकिस्तान के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर बलूचिस्तान जैसे ही टूट जाएगा, तो बलूचिस्तान को गेहूं भारत पहुंचा देगा, सिंध को भी गेहूं भारत पहुंचा देगा। ये हालात होंगे पंजाब के अंदर। पंजाब को भयंकर तरीके से इस्लाम ने बर्बाद कर दिया है, भयंकर तरीके से उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब वो पापों का घड़ा अरीशा जब फूटेगा, तो प्रलय, प्रलय समझते हो तुम क्या होती है प्रलय? प्रलय होती है कयामत का दिन। ओके। हम ये नहीं मानते कि कयामत का दिन एक ही बार आता है। हम ये मानते हैं कि कयामत का दिन हर बार आता है, जब जब तुम पाप करते हो तो कयामत आ जाती है। तो कयामत का दिन आने वाला है अरीशा, तैयार रहिएगा कयामत के दिन के लिए। चिंता मगन अरीशा बब्बर, क्या होगा पाकिस्तान का? बर्बाद होगा पाकिस्तान। और यही सारी बातें हमने कुछ दिनों पहले भी करी थी। आज से लगभग 25-30 दिन पहले हमने मोदी जी के ऊपर एक और अपना प्रोग्राम किया था।
उस दिन भी मैंने यही बातें बताई थी कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है और वो ऐसा होगा कि पाकिस्तान की चूल्हे हिल जाएंगी। ये वही हुआ है। ये पाकिस्तान की चूल हिल चुकी है। आज शहबाज शरीफ कुछ नहीं कह रहा है। आज जसीर मुनीर कुछ नहीं कह रहा है। आज पाकिस्तान की सरकार चुप बैठी है क्योंकि पूरी दुनिया में ढूंढने के बाद भी एक मुल्क पाकिस्तान को ऐसा नहीं मिला जो पाकिस्तान का समर्थन कर दे। क्योंकि पाकिस्तान के समर्थन करने का मतलब है भारत हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल ले लेना। और आज के दिन कोई भी दुनिया में माई का लाल भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो रशिया को बम बेच रहा है और साथ के साथ इजराइल को भी बम बेच रहा है। तो वो बम अगर हम ना बेचें तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वो मोर्टार हम अगर मारना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान के पास कोई बम सिर्फ एक एटमी एटम नहीं है। एटम एक F-16 नाम के हवाई जहाज जरूर हैं, लेकिन उन हवाई जहाजों का भी जो रिमोट कंट्रोल है वो रिमोट कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के पास रखा है। अब पूरा पाकिस्तान मेरे को ये बता दे कि डोनाल्ड ट्रंप को तुम क्या मानते हो। अरीशा क्या मानते हैं पाकिस्तानी लोग डोनाल्ड ट्रंप को? कितना बड़ा दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का। नहीं है तो नहीं, लेकिन उसमें भी वही डिनाइल। इनको तो अभी ये उम्मीद थी कि इमरान खान को निकाल के देगा फिर इमरान जेल से। खान क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं, वो तो एक इमरान अलग ही ड्रामा है। इमरान खान सुपरमैन है कि वो उड़ उड़ के आंखों में से लेजर छोड़ना शुरू कर देगा? वही वही बता रही हूँ ना, देखो मसला यही है पाकिस्तानियों का, इनको नहीं है, इनको एजुकेशन नहीं है, इनका दिमाग बुद्धि जिसको कहते हैं ना वो बिल्कुल बंद कर दिए इनके मजहब ने। इनको कोई भी यार मजहब के नाम पे बेवकूफ बना लेता तो उनकी वैसी पागलों की तरह इनकी हमदर्दी है इमरान खान के साथ। हालांकि देखा एक करेंगे इमरान खान जब भी अपनी निकालता है मार्च वगैरह कुछ भी, एक तो ये बात इन लोगों का ही नुकसान होता है, उसका अपना तो कुछ नहीं होता, बल्कि एक उसका तो बात वो हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तानियों में बुद्धि नहीं है। अबे पाकिस्तानी तो इतने समझदार हैं कि उन्होंने बकरी तक से रिश्ते बना लिए हैं। अपने अपने बकरे तक से रिश्ते बना के बैठे, तो बुद्धि कैसे नहीं है उनके अंदर? जब वो एक पशु ढूंढ के उस पशु के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं तो बुद्धिमान तो है ना वो। लेकिन वो अति बुद्धिमान है। तो क्या ये बकरी प्रेमी लोग इस बकरी के प्रेम से निकल पाएंगे? नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनकी अलग ही पाकिस्तानियों की दुनिया चलती है, मैं बता रही हूँ ना। इनको तो अभी ये था, अब मुझे ये समझ नहीं आता इमरान खान निकल भी आया तो क्या करेगा वो? उसे कुछ कुछ भी नहीं नहीं करना, करेंगे। वो अपने बदले पूरे कर रहा है नवाज शरीफ से, कभी आर्मी से लोगों को भड़का रहा है और लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देखो ना, खुद तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बच्चे भी बाहर हैं। यहाँ जितने पाकिस्तानी हैं वो जाके जेलों में बंद हो जाते हैं, दहशतगर्दी के उन पे मुकदमे, वीजे उनके बाहर के नहीं लगते, यूनिवर्सिटियों में वो एडमिशन नहीं, अपने पूरे पूरे फ्यूचर बर्बाद करके इसके प्यार में लोग बैठे हुए। और अभी भी इनका ये जो अंधाधुन प्यार है ना, जिनको लगता है कि वो आके कोई मदीना रियासत बनाएगा, तो वो उसके तहत वो लोग सोचते हैं। और उनको ये होता है कि बस हमारा जो प्यारा इमरान खान है उसको निकाल दे डोनाल्ड ट्रंप बाहर जेल से। अच्छा, अगर ये एक इनको तरफ अभी ये इमरान चल रहा है, ये खान हो, पता नहीं। अरीशा, अगर एक तरफ इमरान खान और एक तरफ एक बकरी हो, तो पाकिस्तान का मुसलमान बकरी को छुड़वाएगा या इमरान खान को? फिलहाल तो इमरान खान के चक्कर में ही है। नहीं, बकरी से ज्यादा प्यार करता है मुसलमान। हमारे यहाँ तो हम अभी स्कीम बना रहे हैं कि हर ईदी पर हम मुसलमानों को एक एक बकरी गिफ्ट किया करेंगे ताकि महिलाओं की स्थितियां सुधर सके, ताकि महिलाओं के ऊपर होने वाले शोषण बंद हो सके। और बकरी को हम उनको दे दिया करेंगे कि तू बकरी को पाल ले। तो वो भी बहुत अच्छी है। और जो किया है वो भुगतना पड़ेगा मेरे साथ ही। और ये आज का ही सिर्फ और सिर्फ 22 अप्रैल का ही हमारा इंतकाम नहीं होगा। ये इंतकाम होगा मोहम्मद बिन कासिम से लेकर, औरंगजेब से लेकर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी से लेकर मोहम्मद कसाब तक का। ये वक्त दिया है भगवान महादेव ने हमें कि उठो हिंद के वीरों और रगड़ दो इनको। अंडे जितना है हमारे लिए पंजाब, अंडे जितना। हमारी 10 ब्रह्मोस जो है ना, 10 ब्रह्मोस, वो लगभग लगभग पाकिस्तान को, लगभग लगभग पंजाब को बर्बाद करने के लिए काफी है। और मत भूलिए पाक भारत के पास, भारत दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं।
हुँ, पाकिस्तान के पास तो हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम पर एच भी नहीं है, हाइपर हाइपर भी नहीं है, सोनिक तो भूल जाओ। हुँ, और इस मुखालबे में मत रहिएगा कि तुम्हारे पास एटमी पावर है, नहीं है तुम्हारे पास एटमी पावर। ये उसी तरह की एटमी पावर है कि तुमने गुब्बारे रख रखे हैं हवा भर के। और हमारी हमदर्दी है वहां पर बैठे हुए हिंदुओं से, वहां पर बैठे हुए एक्स मुस्लिम से, वहां पर बैठे हुए असली लिबरल्स से, हुँ, जो आज इस्लाम की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। सही मेरे कहा। अंगारों, ये विकट वक्त है। पूरी दुनिया इस वक्त पर विश्व युद्ध 3 के बीच में है। और इस विश्व युद्ध 3 के बीच में कोई देश किसी की मदद करने के लिए नहीं आने वाला। हर देश की अपनी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि वो अपनी समस्याएं सुलझा ले तो वही बहुत है। अगर पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि उनकी मदद करने के लिए कोई आ जाएगा, तो यकीन मानना, अल्लाह ताला ने भी आपके ऊपर ताला बंद कर दिया है और उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है कि मरो। और ये मरने का वक्त है। और हिंदू जब मारता है तो वो तलवार से नहीं मारता। हिंदू जब मारता है तो वो अक्ल से मारता है, प्यासा मारता है, भूखा मारता है, कपड़े फाड़ देता है बिना हाथ लगाए। और ये ज़ॉम्बी लैंड बनेगा पंजाब, ज़ॉम्बी लैंड बनेगा पंजाब। मेरे अंगारों, आप सबने इतना सारा वक़्त दिया, इतने इत्मीनान से आपने ये सारी बातें सुनी, तो आपका एक फ़र्ज़ और भी बनता है। आपने ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है। और हर अंगारे का फ़र्ज़ है कि वो अपने साथ एक अंगारा और जोड़े, ताकि अंगारा कम्युनिटी ना सिर्फ़ हिंदुस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में भी मजबूत हो सके, ताकि हम पाकिस्तान के भी हालात सुधार कर, पाकिस्तान के अंदर जब तक मंदिर नहीं बनेंगे, जितने भी मंदिर पाकिस्तान में टूटे हैं, जब तक वो मंदिर वापस नहीं बनेंगे, तब तक पाकिस्तान का पाप कम नहीं होगा। और पाकिस्तान के लोगों, अगर तुम सच मायने में पश्चाताप करना चाहते हो, तो जितने मंदिर तोड़े हैं, वो मंदिर दोबारा खड़े कर दो। तुम्हारी माली हालात, तुम्हारी भिखमंगी हालात अपने आप सुधर जाएगी। हमारा दैनिक अंगारा बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम माता हिंगलाज का जो मंदिर है, हम माता हिंगलाज के मंदिर को दोबारा उसी उसी तरह से विशाल देखना चाहते हैं। और दैनिक अंगारा से हमें चाहे जितनी भी आमदनी हो, हम वो आमदनी यूं की यूं माता हिंगलाज मंदिर को देंगे, ताकि माता हिंगलाज मंदिर और ज्यादा बढ़िया तरीके से बन सके। अरीशा, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। जी, दैनिक अंगारा और अंगारा परिवार के सारे अंगारे और पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे अंगारे भी आपके आभारी हैं। आपकी बातें सुनने के लिए लालियत रहते हैं सारे के सारे अंगारे, तो आपका भी धन्यवाद है। मेरे अंगारों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। अरीशा का अपना एक चैनल है, एक्स मुस्लिम अरीशा बब्बर नाम से, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अरीशा अपने खुद के वीडियो बहुत बेहतरीन तरह से करती है, उनको भी आप उतना ही प्यार देना। आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा पिताश्री को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद।